Welcome in lecture 20 of industrial engineering. Currently we are in unit 3 and that is engineering economics and inventory control. We are continued our previous lecture, methods of depreciation. Myself Sanjay Tiwari, I am working as associate professor in BN College of Engineering and Technology, लखनऊ. तो आइए अपने सब्जेक्ट में चलते हैं और थोड़ा सा जो प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आगे की टॉपिक्स थोड़ा से आसान दिखाई पड़े। हम लोग बात कर रहे थे डिप्रिसिएशन की और डिप्रिसिएशन को हिंदी में हम मूल्य ह्रास के नाम से जानते हैं। ह्रास होने का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ का कम हो जाना, डिके हो जाना, डिक्रीज हो जाना, घट जाना, ठीक है। और अगर आप याद करें तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया था, एक वर्कशॉप को ओपन किया था और उसमें ढेर सारी जो कॉस्ट इन्वॉल्व थी सब मिला के 5.5 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट करके एक मशीन परचेज किया था, CNC मशीन, उसको इंस्टॉल किया था और उस मशीन की जो सर्विस लाइफ थी वो 10 ईयर्स थी, है ना। तो 10 ईयर हमने मशीन को इंस्टॉल किया, ये 0 टाइम पे आज इंस्टॉल किया। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ, 9 एंड 10, इस मशीन की जो हमने मशीन लिया हुआ है इसकी सर्विस लाइफ है कि वो मशीन आज लिया है तो वो 10 ईयर्स के लिए हमारे साथ रहेगी और अपना काम करेगी, ठीक है। अब जो फिर क्या हुआ कि हमने इतना इसमें इन्वेस्ट किया एंड आफ्टर 10 ईयर्स जब उसको हम सेल आउट करने चलते हैं, मशीन को रिप्लेस करने चलते हैं, मशीन काम की नहीं रही, उसकी सर्विस लाइफ कंप्लीट हो गई, तो मुझे मालूम चला कि वो 50,000 की मशीन हमारी सेल आउट हो रही है ना। 5.5 लाख का लिया था और 50,000 की सेल आउट हो रही है। तो इस 10 ईयर के वर्किंग प्रोसेस में हमें दिखाई क्या पड़ रहा है कि 5 लाख रुपीज़ हमारा जो मशीन की वैल्यू थी वो कम हो गई, है ना। नो डाउट इस ड्यूरेशन में हमने प्रॉफिट अर्न किया होगा, प्रॉफिट को अर्न करते रहे, लेकिन साथ साथ में जो हुआ क्या कि मशीन की वैल्यू भी हमारी घटती रही। तो नॉर्मली अगर कोई बिजनेसमैन है जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो सारे प्रॉफिट को अपने ही यूटिलाइजेशन में ले ले, तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर उसके पास नई मशीन को खरीदने के ऑप्शन अगर जाता है कि परचेज न्यू मशीन, तो उसके पास सिर्फ 50,000 रुपीज़ ही बचेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अपने वर्कशॉप को क्लोज कर दे और क्लोज कर दे तो उस 50,000 रुपीज़ हैं जो प्रॉफिट पहले अर्न कर चुका है वो उसके पास है और वो बिजनेस से हट जाएगा। चलिए हम इस ऑप्शन को क्लोज कर रहे हैं, वी विल नॉट क्लोज आवर बिजनेस, और हम एक नई मशीन को परचेज करने के प्रोसेस में आ रहे हैं। तो 50,000 में तो आफ्टर 10 ईयर वो मशीन नहीं मिलने वाली, तो हमारे पास एक सफिशिएंट फंड होना चाहिए। अब ये फंड कैसे क्रिएट करें, इसी प्रोसेस को हम डिप्रिसिएशन की एनालिसिस में बात करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि कुछ करना नहीं है, एक फ़ंड बनाएं, एक बैंक में अकाउंट ओपन कर दें या एक घर में पिगी बैंक गुल्लक रख लें और हर साल का जब फाइनेंशियल अपना क्लोज करें कि एक साल बिजनेस किया, क्लोज करने के बाद हमने देखा कितना प्रॉफिट आया, तो उस प्रॉफिट में से सर्टेन अमाउंट हम इस बैंक में डिपॉजिट करें। ऐसे ही एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हर साल के अंत में इस बैंक में, इस अकाउंट में, इस गुल्लक में कुछ अमाउंट जाना चाहिए, ठीक है। ये अमाउंट इसके अंदर जाना चाहिए। अब बस खाली एनालिसिस क्या करना है कि ये अमाउंट कितना हो, ये बात आगे की स्लाइड्स में करेंगे कि अमाउंट कितना हो। लेकिन जब हम ये अमाउंट, हमारे पास यहाँ कुछ अमाउंट होगा 10 ईयर्स के अंत में, एट द एंड ऑफ 10th ईयर्स इसमें कुछ अमाउंट होगा। अब जब हम 10 साल बीतने के बाद नई मशीन को परचेज करने जाएंगे तो ये अमाउंट हमारे पास होगा प्लस 50,000 ये होगा, तो हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट होगा। इन दोनों अमाउंट की मदद से हम अपने एक नई मशीन को परचेज करने की कंडीशन में आ जाएंगे, है ना। हो सकता है थोड़ा कुछ पैसे कम पड़े तो उतना तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन ये कंडीशन नहीं आएगी कि हमारा ये बिजनेस क्लोज हो जाए, ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं कि अगर एक बार इसको रिवाइज करके देख लें तो क्या लिखा है कि इफिशिएंसी एंड वैल्यू ऑफ मशीन एसेट कंटिन्यूअसली रिड्यूसेज, क्यों कम होती है? विद द लैप्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग यूज विच इज नोन एज डेप्रिसिएशन। सो सम मनी मस्ट बी सेट असाइड। सेट असाइड वही तो कर रहे हैं ना, सेट असाइड, सम मनी को हमने निकाल के अलग कर दिया। सम मनी मस्ट बी सेट असाइड ईयरली फ्रॉम द प्रॉफिट्स सो दैट व्हेन द इक्विपमेंट बिकम अनइकोनॉमिकल इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। नई मशीन से हम इसको रिप्लेस कर पाएँ जब इसकी सर्विस लाइफ कंप्लीट हो जाए, है ना। तो हम लोग जब भी डिप्रिसिएशन की बात करते हैं तो किस किस टाइप की कॉस्ट की बात करते हैं? हमने आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो देखेंगे मशीन की कीमत 5 लाख रुपए थी,
50,000 रुपये तो हमें उसको ट्रांसपोर्ट करने में, इंस्टॉल करने में और मटेरियल में लगाना पड़ा। तो हमें इनिशियल कॉस्ट को देखना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट को देखना पड़ेगा। अगर 10 ईयर के बीच में कुछ रिपेयर किया गया है, यहाँ तो मैंने एग्जांपल लिया कोई रिपेयर नहीं हुआ, सपोज दैट एट द एंड ऑफ 5th ईयर किसी भी बीच में कहीं पर हमें इस पॉइंट पे कुछ मशीन में ख़राब आ गया और हमें फिर से इसमें 25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट इसमें करना पड़ा, तो इसका मतलब हमें इस अमाउंट को भी, अब इस अमाउंट के रेशियो में भी इस बैंक में अकाउंट में कुछ डालना पड़ेगा, है ना। तो रिपेयर कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगी, प्लस ऑल टैक्सेज इन्वॉल्व होंगे और स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो हमको लास्ट में मिल ही रही है ना। तो इस पूरे अमाउंट को हम डिप्रिसिएशन मेथड के तरीके से, मेथड के जो बताए जाएंगे उससे हम वापस रिकवर करेंगे, है ना। तो फॉर दिस पर्पस इन सब के लिए डिप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन एंड द अकाउंट इज नोन एज डिप्रिसिएशन और सिंकिंग फंड। तो इतनी बातचीत हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम लोग इसको कुछ प्रॉब्लम के साथ देखेंगे कि कैसे ये डिप्रिसिएशन अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, ठीक। सो अब डिप्रिसिएशन अमाउंट को रिकवर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। हम यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसके डिस्कशन करेंगे। सो नंबर ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल टू रिकवर द डिप्रिसिएशन अमाउंट। सम इंपॉर्टेंट मेथड्स आर लिस्टेड बिलो। कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला और सबसे सिंपल इसलिए कह रहे हैं कि जो चीज़ सिंपल है वही किसी भी कैलकुलेशन का एक बेस बनता है, वहीं से कॉन्सेप्ट बनते हैं कि आगे जब प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स होगी तो इसको कैसे डील करेंगे। तो इसी को कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना। और आप स्ट्रेट लाइन का मतलब तो समझ में आ ही रहा है कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कोई एक ऐसी लाइन होगी जो कि स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ही क्या हो गया कि ये लीनियर होगा, यहाँ जो भी बातचीत होगी वो लीनियर फॉर्म में रहेगी, है ना। अगर कोई डिपेंडेंट वैल्यू है तो लीनियरली वो चेंज होगी, है ना। तो स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन, और इसी को कह रहे हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अभी आगे देखते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना। दूसरा क्या है कि डिक्लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस डिप्रिसिएशन मेथड, एंड थर्ड वन इज सिंकिंग फंड मेथड, फोर्थ इज सम ऑफ द ईयर डिजिट डिप्रिसिएशन मेथड। तो इन्हीं 4 मेथड्स में से कुछ मेथड्स को हम लेकर चलेंगे और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एक अमाउंट को रिकवर करते हैं। सो चलिए, जो प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में लिया था या प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं उसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम वही है, सेम है कि हम एक वर्कशॉप स्टार्ट करना चाह रहे थे कानपुर में, और उसके लिए हमने एक CNC मशीन हमें चाहिए थी और हमने अपना रिसर्च किया और पता चला कि उसको हम दिल्ली से ले आएंगे, दिल्ली से परचेज करेंगे। तो दिल्ली से कानपुर लाना होगा उसको। उस मशीन की कॉस्ट, जो इनिशियल कॉस्ट है वो 5 लाख की है। दिल्ली से कानपुर लाने के लिए उसमें 20,000 का खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टर लेगा। एंड इंस्टॉलेशन चार्ज, मतलब एक बहुत अच्छी सी स्पेसिफिक हाईली ऑटोमेटेड मशीन है, उसको इंस्टॉल करने के लिए एक ख़ास तरह के इंजीनियर साहब आएंगे, तो उनका जो चार्ज है दैट इज़ 20,000। एंड आफ्टर दैट जब वो आएंगे तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ हमें और रिक्वायरमेंट है, कुछ नट बोल्ट्स, कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ फाउंडेशंस, इस टाइप की ज़रूरत है। तो उसको बनवाने के लिए परचेज करने में जो इन्वेस्टमेंट आया दैट इज़ 10,000। तो सब मिला के देखा गया, इनिशियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन और अदर मटेरियल मिला के, तो मालूम चला कि 5.5 लाख रुपीज़ में हमारा एसेट तैयार हुआ, है ना। तो इसी को कह रहे हैं कि ये हमारा एसेट वैल्यू हुआ, है ना। इसी को टेक्निकल इकोनॉमिक्स के टर्म में हम लोग बुक वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो बुक वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होना है। बुक वैल्यू एंड एसेट वैल्यू सेम चीज़ है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद, इंस्टॉलेशन करने के बाद मतलब ये कह सकते हैं कि बुक वैल्यू का मतलब क्या है, जब वो रेडी टू यूज हो जाए, जब वो बिल्कुल काम करने के लिए रेडी हो जाए, आपने स्विच ऑन किया और मशीन चालू हो गई, तब उसे आप कह रहे हैं उस समय तक जो कीमत लगेगी दैट इज़ बुक वैल्यू, है ना। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि जब हमने इसको कॉस्ट ऑफ एसेट रेडी टू यूज, है ना, 0, आज हमने इसको स्टार्ट किया और इसकी बुक वैल्यू आई थी 5.5 लाख, है ना। हमने 10 ईयर्स तक इससे काम लिया, है ना, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। इस तरीके से हमने इससे 10 ईयर काम लिया, ये दैट इज़ 10। और 10 साल के बाद जब इसको हमने सर्विस लाइफ एंड हुई तो मशीन को सेल आउट किया, ठीक है। जब सेल आउट किया तो सपोज दैट कि हमने इसको
50,000 में सेल आउट कर दिया, है ना, जिसको कह रहे हैं सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू का मतलब फिर से समझ लें, सेल्वेज का मतलब यह है कि वो रीसेल में जा रही है, अभी वो अपनी जो उसकी फंक्शनिंग है वो कर सकती है, जो हमारा सेकंड कस्टमर उसको लेगा वो उससे कुछ वर्क लेगा। और स्क्रैप करने का मतलब है कि अब उसको डिसमेंटल करके, उसको रिसाइकिल करके दोबारा से उसको मटेरियल में चेंज कर दिया जाएगा, वो अपना काम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो सेल्वेज वैल्यू यहाँ पे ये हुआ। अब बात ये आती है कि डिप्रिसिएशन को प्रीवियस हमने स्लाइड में समझा कि क्या था कि एक फंड क्रिएट करेंगे, उस फंड में हर साल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसे ही हर साल इस फंड में अमाउंट आना चाहिए, है ना। और इसी को हम लोग कह रहे हैं कि ये डिप्रिसिएशन फंड है। अब कैलकुलेशन ये करनी है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के माध्यम से ये अमाउंट कितना हो, है ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि हम एक कांस्टेंट अमाउंट इसमें हर साल इन करें। अब वो कितना करें वो देखते हैं कैसे निकालना है ना। तो अगर हम ये बात करें कि 10 ईयर में हमारा अमाउंट कितना डिप्रिसिएट हुआ है, टोटल डिप्रिसिएशन निकालना चाहें, टोटल डिप्रिसिएशन, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी बुक वैल्यू क्या थी, दैट इज V, है ना, और इसकी सेल्वेज वैल्यू क्या है, इसे हम कह रहे हैं VS, है ना, दैट इज सेल्वेज वैल्यू। तो बुक वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5.5 लाख, और सेल्वेज वैल्यू क्या है, दैट इज यहाँ पे लिखा है 50,000, दैट इज 50,000। तो टोटल जो डिप्रिसिएट हुआ है दैट इज 5 लाख, है ना। ये हमारा टोटल डिप्रिसिएशन है। इस अमाउंट, ये टोटल डिप्रिसिएट कितने टाइम में हुआ है, इन 10 ईयर, ये 10 साल में अमाउंट डिप्रिसिएट हुआ है। तो हमें इसी 10 ईयर में इस अमाउंट को रिकवर करना है। तो अगर रिकवर करना है तो हर साल कितना अमाउंट हमें रिकवर करना है। तो अगर लीनियरली हम रिलेशन को समझें, जो कि ऐसा रियल में होगा नहीं, अभी देखेंगे क्यों दिक्कत आई है इसमें, तो हर साल इसका 1/10 पार्ट हमारे अकाउंट में जमा होना चाहिए। सिंपल सा फंडा यही है ना। तो अगर आप कहें कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, या कहें कि डिप्रिसिएशन पर ईयर, या इसी को समझें कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो इसको अगर हम डी से लिखें तो आप क्या कहेंगे कि जो टोटल डिप्रिसिएशन हुआ है, टोटल डिप्रिसिएशन, इसको अगर हम उसके ड्यूरेशन में, कितने ड्यूरेशन में डिप्रिसिएट हुआ है, उससे हम डिवाइड कर दें, है ना, सर्विस लाइफ से उसके डिवाइड कर दें, तो जो इसकी सर्विस लाइफ है ना, तो सर्विस लाइफ से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा कि दैट इज 5 लाख डिवाइड बाई 10 ईयर्स, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 0.5 लाख, या यूं कह लें कि 50,000। दिस इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इट मीन्स यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि हम ये जो हमारा गुल्लक है या डिप्रिसिएशन फंड है जो कि बैंक में हमने ओपन किया है, तो इसमें हर साल एक अमाउंट आना चाहिए जिस अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, 50,000 ईच ईयर। अब जब ईच ईयर 50,000 होगा तो धीरे धीरे इस गुल्लक में कितना अमाउंट हो चुका होगा, तो आप क्या कहेंगे कि 50,000 एक साल में, तो 50,000 इंटू 10 ईयर्स, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास टोटल 5 लाख रुपीज़ फिर से इस अमाउंट में आ चुके हैं, है ना। अब इस अमाउंट में आ चुके हैं, इस अकाउंट में आ चुके हैं। अब एट द एंड ऑफ 10th ईयर आपके पास कितना मनी है जिससे कि आप न्यू मशीन को परचेज करना चाहें, तो इसको आपने सेल आउट किया है, 50,000 यहाँ मिल रहा है आपको, और एक अकाउंट है, उस अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ और मिल रहा है ना। तो सब मिला के फिर से आपके पास 5 लाख प्लस 50,000, 5.5 लाख रुपीज़ रहेंगे एट द एंड ऑफ 10th ईयर। और ये एक ह्यूज अमाउंट होगा, एक सफिशिएंट अमाउंट होगा, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐड करके एक नई मशीन को परचेज कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे 2-4 बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी। क्या आ सकती हैं कि ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट में जब हम कुछ मनी को ट्रांसफ़र करेंगे तो इस अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ लाइक ए ईयरली आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। तो जब ईयरली आरडी है तो इसमें भी कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना। वो इंटरेस्ट कहाँ गया, तो नो डाउट अगले जो मेथड्स होंगे उसमें उन इंटरेस्ट की बात भी की जाएगी, है ना, कि सिर्फ 10 इंटू 50 कर देंगे 5 लाख थोड़ी मिलेगा, इसी में कुछ इंटरेस्ट भी तो होगा, है ना। तो इतना अमाउंट हमारे पास और भी होगा, है ना। तो अभी आगे के मेथड में देखेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन मेथड एक सिंपल मेथड है जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया
कि किस तरीके से हम इसमें अपने अमाउंट को डालें। तो इसमें एजम्पशन लिया गया कि ईच ईयर इक्वल अमाउंट को इसमें फ्लो करना है ना। प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? प्रॉब्लम यही आ रही है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ, कि जो एसेट की वैल्यू है वो एसेट की वैल्यू, जैसे यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट आ रहा है, दिस इज कांस्टेंट, है ना, ये वेरिएबल नहीं है। लेकिन जब व्यवहारिक तौर पे देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तो आपके पास कोई भी सामान हो, जैसे जैसे उसका टाइम बीतेगा, एक साल में उसका जितना वैल्यू कम हुई होगी, नेक्स्ट ईयर उससे ज़्यादा वैल्यू कम होगी। आप एक कार परचेज करें, 10 लाख की आपने कार लिया, एक साल के बाद उसको सेल आउट करना चाहते हैं तो शायद 9 लाख में बिक जाए, लेकिन 2 साल के बाद करना चाहेंगे तो शायद 7 लाख में बिके। पहले साल में 1 लाख रुपए कम हुए और दूसरे साल में 2 लाख रुपए कम हुए, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी वेरी करता है, लेकिन इस प्रोसेस में ये एज्यूम किया गया है कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हर साल जो डिप्रिसिएशन फंड में अमाउंट डालना है वो कांस्टेंट है। ये इसका एक प्रॉब्लम है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है ना। लेकिन एडवांटेज क्या है कि बहुत सिंपल है कैलकुलेट करने में, तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन इसने एक बेस दिया कि इस तरीके से कुछ और कुछ टेक्निकल चीज़ें इसमें ऐड करके हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखें इस मेथड को थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में, इसी प्रॉब्लम को ग्राफ में क्या देखें। हमने एक ग्राफ बनाया कि इस साइड में हमने लिया बुक वैल्यू कितनी थी जी, दैट यहाँ पे अगर देखा जाए जब हमने परचेज किया था तो 5.5 लाख थी, ये है 5.5 लाख, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने लिया सेल्वेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जब उसको हमने सेल किया तो हमें कितना मिला, सेल करने में मिला यहाँ पे 50,000, ये हमारे पास सेल्वेज वैल्यू है और दिस इज़ द बुक वैल्यू, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड्स में क्योंकि हर साल हम कांस्टेंट अमाउंट उसमें डाल रहे हैं तो लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कह रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो उसकी डिप्रिसिएट हुआ है एसेट लीनियरली डिप्रिसिएट हुआ है, यहाँ पे ऐसा मान रहे हैं, ये एजम्पशन है कि एसेट इज डिप्रिसिएटिंग लीनियरली, ये यहाँ पे एजम्पशन लिया गया है ना। तो इस एक्सिस पे लिया है सर्विस लाइफ, तो यही इसका डिसएडवांटेज है कि लीनियरली एसेट डिप्रिसिएट नहीं होता है। ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टीपर होना चाहिए क्योंकि रेट तेज़ी से घटते हैं और जैसे जैसे टाइम बीतता है रेट का घटना स्लो हो जाता है। तो ये लाइन कुछ अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये लाइन कुछ ऐसे होना चाहिए था, है ना। तो आगे के जो मेथड्स होंगे उसमें जब इस स्लोप को देखेंगे, प्लॉट करेंगे, तो कुछ ऐसे ही मिलेगा कि स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से रेट डाउन होंगे और आफ्टर दैट लगभग यहाँ देखिए तो कांस्टेंट सा मिलेगा, है ना। तो गाड़ी की अगर आपकी कार की लाइफ 8 साल 10 साल हो चुकी है तो आप एट द एंड ऑफ 10th ईयर सेल करें या एट द एंड ऑफ 11th ईयर सेल करें, लगभग वही कॉस्ट वही कीमत आपको मिलती है। आइए इसी को एक दूसरे प्रॉब्लम से समझें, इसी कॉन्सेप्ट को, स्ट्रेट लाइन मेथड को। ये प्रॉब्लम क्या है कि एक बॉयलर है, ए बॉयलर वॉज परचेज्ड फॉर ₹45,000 ऑन 1 जनवरी 1976। ये मैंने एक टेबल फॉर्म में लिखा है कि 1 जनवरी 1976, ये एक जो डेप्थ, ये जो हाइट दिख रही है एक 1 ईयर है, यहाँ पे हमने इसको परचेज किया, दिस इज 1 जनवरी और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यहाँ लेंगे, है ना। तो 1 जनवरी 1976 को उसको हमने परचेज किया और परचेज किया 45,000 में, ठीक है। और आफ्टर दैट द इंस्टॉलेशन वर्क कॉस्ट ₹7,000, उस बॉयलर को इंस्टॉल किया गया तो 7,000 का और खर्चा उसके ऊपर आया, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ कि द बॉयलर वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू वन ऑन 31 दिसंबर 1995, है ना। तो 1976 में परचेज किया गया और 1995 31 दिसंबर को 1 जनवरी का मतलब क्या हुआ, ईयर की स्टार्टिंग, और यहाँ क्या हुआ 31 दिसंबर 95 का लास्ट मंथ, लास्ट डे। तो यहाँ पे इसको सेल आउट किया गया, जब यहाँ सेल आउट किया गया तो उसको स्क्रैप वैल्यू मिली, सेल्वेज वैल्यू नहीं है, मतलब वो किसी काम का नहीं रहा। स्क्रैप वैल्यू वाज एस्टिमेटेड एज ₹15,000, तो ये हमारे पास स्क्रैप वैल्यू है, दैट इज 15,000, ये वैल्यू आई।
प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट निकालना है कि एक फंड जो बनाएंगे उसमें कितना अमाउंट पर ईयर एट द एंड ऑफ ईयर जाएगा, एंड डिप्रिसिएशन फंड ऑन द 15 जून 1985। 15 जून 1985, ये 1985 का है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच की है, लेकिन कहीं जून में बात पूछी जा रही है कि यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन फंड है उसमें कुल कितना अमाउंट रहा होगा। मीन्स हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड से डब्बे में जा रहा है, लेकिन बीच में अगर हम चाहते हैं कि मशीन को सेल आउट करना, तो उस समय हमारे पास फंड में कितना रुपया है, ऐसा कुछ जानना चाह रहे हैं, है ना। तो ज़रा इस प्रॉब्लम को समझें, है ना। ये हमने जो टाइम जोन लिखे हैं, 1 जनवरी 1976, 15 जून 1985 और 31 दिसंबर 1995, ये 3 टाइम जोन दिए गए हैं यहाँ पे। टोटल कॉस्ट की अगर बात की जाए, टोटल कॉस्ट हमने क्या कहा था कि एक्चुअल एसेट वैल्यू कितने में थी, आई थी हमारे पास वो 45,000, और प्लस उसको इंस्टॉल करने में कुछ इन्वेस्टमेंट आया होगा, तो इंस्टॉल करने में आया 7,000। तो दिस इज द टोटल कॉस्ट, 45,000 प्लस 7,000, ये हो गया 52,000। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट, या यूं कह सकते हैं कि दैट इज नोन एज बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ एसेट। दिस इज बुक वैल्यू ऑफ एसेट। तो जब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, दैट इज 52,000, 52,000, ठीक। आफ्टर दैट स्क्रैप वैल्यू क्या है, 15,000। हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से प्रॉब्लम को लेके चलना है, एक मिनट, हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से इस प्रॉब्लम को टेकअप करना है। तो सर्विस लाइफ कितनी दिखाई पड़ रही है, अगर इसको काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 करते करते 20 ईयर्स। तो हमारे पास जो सर्विस लाइफ यहाँ दिखाई पड़ रही है, सर्विस लाइफ इज एन की वैल्यू क्या आ रही है, 20 ईयर्स, ठीक है। इट मीन्स अगर हमारे पास एक एसेट 52,000 का लिया था और आफ्टर 20 ईयर्स इसको हम 15,000 का सेल आउट कर रहे हैं, तो कुल कितना अमाउंट हमारा डिप्रिसिएट किया है ये हम देख सकते हैं, जबकि लाइफ ऑफ बॉयलर कितना है, 20 ईयर। तो डिप्रिसिएट कितना हुआ है, अगर हम 52,000 में से 15,000 को माइनस कर दें, 52,000 से 15,000 को माइनस किया, तो दिस इज नोन एज, जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, इसे आप कह रहे हैं डिप्रिसिएशन अमाउंट। और ये अमाउंट हमें जो जितना डिप्रिसिएट किया है इसको हमें रिकवर करना है, रिकवर करना है इन 20 ईयर्स। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होगा, मीन्स गुल्लक में हर साल के अंत में कितना अमाउंट डालना पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, जिसको हम स्मॉल डी से लिख रहे हैं, है ना, स्मॉल डी से इसको लिखते हैं, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या मिल गया, 1,850 रुपीज़ पर ईयर, ऐसा कुछ हुआ, है ना। तो अब अगर इसको समझा जाए, तो जो हमने एक गुल्लक बनाया था, डिप्रिसिएशन फंड बनाया था, उस फंड में हर साल के अंत में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ऐसे ऐसे करके एक अमाउंट आना है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, 7 ईयर, एट द एंड ऑफ 8th ईयर, एट द एंड ऑफ 9th ईयर। इस तरीके से इस फंड में अमाउंट का आना जारी रहेगा अपने फंड को बनाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से हुआ, ऐसे ही कंटिन्यू रहता, यहाँ से भी आता रहेगा एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 11th ईयर, ऐसे आता रहेगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, है ना। तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 1,850 रुपीज़ पर ईयर, ये हमें यहाँ से मालूम चल चुका है ना। अब ये बात कर रहे हैं कि इस फंड में, इस गुल्लक में 15 जून 1985 को कितना अमाउंट इसमें होगा। तो कितना अमाउंट होगा जी, बहुत आसान सा है, क्योंकि इसमें आप देखें तो इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अमाउंट हर साल जो फंड में जा रहा है वो आपका फिक्स है, कांस्टेंट है, तो इसलिए कहना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो अगर आप बात करें कि 15 जून, अच्छा, अमाउंट जो अकाउंट में जाएगा दैट विल गो एट द एंड ऑफ ईयर, तो एट द एंड ऑफ ईयर ही तो जाएगा। इट मीन्स 15 जून को अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो अगर मई में तो कोई कुछ आया नहीं होगा, आया कब होगा, 1984 के 31 दिसंबर को, ये 1984 का ये 31 दिसंबर है ना, इसी समय अमाउंट यहाँ आया होगा। कुल मिला के देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब मिला के यहाँ तक, इस डेट तक 9 इंस्टॉलमेंट
9 इंस्टॉलमेंट हमें मिल चुकी होंगी। इट मीन्स इस फंड में 9 इंस्टॉलमेंट अप टू द 15 जून 1985 तक आ चुकी होंगी। तो कुल कितना अमाउंट हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 9 इंस्टॉलमेंट आ चुकी हैं और एक इंस्टॉलमेंट कितने का है 1850। तो डिप्रिसिएशन फंड ऑन 15 जून, अगर हम ये निकालना चाहें डिप्रिसिएशन फंड ऑन 15 जून 1985, तो क्या कहेंगे 9 इंस्टॉलमेंट और एक इंस्टॉलमेंट कितने का है 1850। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16,650 रुपीज़, 16,650 रुपीज़। इतना अमाउंट हमारे पास 15 जून को होगा। अब यहाँ पे अगर हम यहीं पे कहना चाहें कि हम इसी साल अपनी मशीन को सेल आउट करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे अपने बॉयलर को सेल आउट करेंगे तो जो हमें यहाँ पे 15,000 मिल रहा था इतना तो नहीं मिलेगा, कुछ हायर वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे कितना एसेट हो सकता है हमारे पास, एक तो ये 16,650 हो सकता है, प्लस यहाँ पे ये स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी, ये सेल्वेज वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी लाइफ 20 ईयर्स है और हम इसको एट द एंड ऑफ 9th ईयर सेल आउट कर रहे हैं, या थोड़ा सा और ज़्यादा 6 महीने और ज़्यादा सेल आउट कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा मिलेगी, यहाँ सेल्वेज वैल्यू मिलेगी, स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। तो इस समय भी अगर हम अपने बिजनेस को बंद करना चाहें या सेल आउट करना चाहें तो ये हमें वैल्यू मिलेगी। हम इससे ये बात भी पता कर सकते हैं कि एक रनिंग बिजनेस को, रनिंग एसेट को अगर हम सेल करना चाहते हैं तो उसे हमें कितने में सेल करना है जिससे कि हमें लॉस ना हो। सो आई थिंक विद दीज 2 एग्जाम्पल्स we are able to understand that what is the depreciation and what is the straight line method. We will discuss something more in this topic in next lecture. Till now, best wishes. Thank you.